प्रेक्षागृह में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। हमारे मध्य उपस्थित हैं आज की हमारे सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री ब्रिजेश सिंह जी, एडीएम सिटी मेरठ। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हमारे मध्य उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जी.के. थपलियाल सर मौजूद हैं। साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मेरठ के सेक्रेटरी श्री हरिराम जी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारे सुभारती लॉ कॉलेज के डायरेक्टर श्री राजेश चंद्र सर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारे मेरठ डिस्ट्रिक्ट के परिवहन विभाग से आरटीओ सर श्री हिमेश तिवारी जी, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वह हमारे मध्य उपस्थित हैं एआरटीओ सर श्री कुलदीप जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। साथ में उपस्थित हैं श्री के.जी. संजय जी, पैसेंजर टैक्स डिपार्टमेंट से हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे मध्य उपस्थित हैं मिशिका एजुकेशनल सोसाइटी से श्री अमित नागर जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। साथ में विनय कुमार शाही जी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तथा हमारे मध्य हमारे प्रो वीसी सर श्री अभय शंकर गौड़ा जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। वह हमारे डीन सर उपस्थित हैं जो कि इतने दिन से बिजी थे, बाहर थे, लेकिन फिर भी आज हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। धन्यवाद सर, वह आपका बहुत बहुत स्वागत। वह हमारे जितने भी अदर कॉलेजेस से जो हमारे एचओडीज, डीन, फैकल्टी मेंबर्स, वह हमारे जितने भी छात्र छात्राएं उपस्थित हैं, आप सभी का इस सभागार में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे सुभारती लॉ कॉलेज व हमारा जो विश्वविद्यालय है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, वो हमेशा से ही जितने भी राष्ट्रीय संबंधी मुद्दे होते हैं या जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है तथा हमेशा अग्रसर रहा है। और उसी के तहत हमारे कॉलेज के द्वारा भी ये पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें सुभारती लॉ कॉलेज के द्वारा क्विज़ कॉम्पिटिशन कराया गया, एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन कराया गया तथा अवेयरनेस प्रोग्राम कराया गया। और इसी क्रम में आज हमारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अतः मैं अपने जितने भी गणमान्य अतिथिगण हैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आसीन हो तथा मंच को शोभासीन करें। श्री ब्रजेश सिंह जी, एडीएम सिटी सर, वीसी सर, राजेश चंद्र सर, आरटीओ सर, हरिराम सर, एआरटीओ सर, डीन सर, अभय शंकर सर। हमारे सुभारती की परंपरा रही है, हमेशा पर्यावरण को बहुत महत्व दिया जाता है, जिसके तहत ये मुहिम है कि जितने भी अतिथि हों उनका स्वागत प्लांटर देकर के किया जाए। तो इसी कड़ी के तहत परिवहन विभाग के सौजन्य से मैं अनुरोध करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर रीना बिश्नोई मैम से। One and all present here in the Sardar Patel Auditorium, I, Dr. Reena Bishnoi, feel privileged to have been given opportunity welcome address to everyone on the occasion of this closing ceremony of Sadak Suraksha Pakhwada 2023. As we all know,
World road and transport has become an integral part of every human being. Everybody is road user, and the present transport system has minimized the distance, but on the other hand, it increased the life risk. Every year, road crashes result in lack of lives and serious injuries. In India itself, about 80,000 people are killed in road crashes every year, which is 13% of total fatality of over the world. Man behind the wheel play an important role in most of the crashes. In most of the cases, crashes occurs either due to the carelessness or due to the lack of road safety awareness on the road user. So road safety awareness is essential for survival. Our Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji wants to make the roads safer. Therefore, the government keep a special time period from 17 to 31st July to focus on road safety, which is called Pakhwada, and the theme is Sadak Suraksha Jeevan Raksha. Now it's a time to welcome our guest of this program. So on behalf of Subharti Parivar, I welcome our guest Shri Brijesh Singh ji, ADM City Meerut. Welcome sir, heartily welcome sir. I warmly welcome our Honorable Vice Chancellor sir, Major General Dr. G.K. Thapliyal sir, Swami Vivekanand Subharti University Meerut. I also welcome Shri Himesh Tiwari ji, RTO Meerut. Our Honorable Ma'am is not today present here, but I also welcome Dr. Shalya Raj ji. Honorable Justice Rajesh Chandra sir, former Judge High Court of Judicature Allahabad, Director Faculty of Law Swami Vivekanand Subharti University. I also welcome KG Sanjay ji, PTO Meerut, Preeti Pandey ji, PTO Meerut, respected Shri Hariram sir ji, ADJ Secretary District Legal Service Authority Meerut. I also welcome Shri Amit Nagar ji, from Mishika Society, Shri Kuldeep ji, Transport Officer Meerut. I also warmly welcome our Honorable Vice Chancellor sir, Shri Abhay Shankar Gowda ji, Shri Vinay Kumar Sahai ji, and I also welcome Shri Vaibhav Goyal Bhartiya sir of our Dean Faculty of Law. In continuation, I also welcome all the HOIs and the faculty members present in this hall, and also all the participants. Once again, welcome you all with these words, Jai Hind. थैंक यू मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य में उपस्थित हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से श्री हरिराम जी, सेक्रेटरी डलसा। मैं सर से अनुरोध करूंगी कि सर अपने जागरूकता कार्यक्रम व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से हमें अवगत कराएं। सम्मानित मंच, फैकल्टी मेंबर्स तथा प्यारे बच्चों, आज का यह कार्यक्रम सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2023 का समापन समारोह है। यह समारोह हर साल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारे देश में किसी बीमारी से जितनी कैजुअल्टी है उससे कहीं ज़्यादा रोड एक्सीडेंट का है। रोड एक्सीडेंट की जो कैजुअल्टी है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में है। हम लोगों के बीच बहुत पहले से एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। इसलिए यह जागरूकता कार्यक्रम हम सबके बीच चलाया जा रहा है। वास्तव में यह देखा गया है कि कार्यक्रम जब चलाए जाते हैं तो कुछ दिन तक हमारे मनोमस्तिष्क पर रहते हैं, उसके बाद हम भूलना शुरू कर देते हैं। फिर अगले साल इसीलिए सब कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे हमारी मेमोरी से जाए तो हम उसको रिवाइज कर सकें। मैं जब से इस सेवा में हूँ, मैं सामान्यतः देखता हूँ कि हर साल ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन जब हम रोड पर निकलते हैं तो कुछ मुझे उल्टा नज़ारा देखने को मिलता है। हम सब जब कभी देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे लाल बत्ती हो गई। अगर यह थोड़ा सा दिमाग में भय ना हो कि ट्रैफिक से चालान हो जाएगा, शायद उसको भी हम ब्रेक करने का प्रयास करते हैं। यह हमारे मोरल वैल्यूज का इशू है, कानून का इशू नहीं। हमें नैतिक रूप से इतना मजबूत होना चाहिए कि उसको हमारे अंदर से ये जिज्ञासा हो कि हम उसको रूल को ब्रेक ना करें। जैसे पीली बत्ती जब जलती है तो उसका इंडिकेशन ये है कि देखो तब आगे बढ़ो, लेकिन होता क्या है, हम देखते कम हैं, आगे बढ़ते ज़्यादा हैं।
तो यह प्रवृत्ति जो हमारी है, इसी वजह से सब समारोह हर साल आयोजित किए जाते हैं। दूसरी बात, सामान्यतः देखा गया है इधर 5-7 साल से जब हम गाड़ी से चलते हैं तो देखते हैं कि फ़ोन पर वार्ता भी चल रही कंटिन्यूशन में, और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, मैं ऐसा देखता हूँ। क्योंकि किसान तो अपने छोटे मोटे चीज़ों में बिजी है, लेकिन बड़े लोग क्या है, गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं और बात भी कंटिन्यूशन में कर रहे हैं। उनको ज्ञान सब है, ऐसा नहीं उनको जानकारी नहीं है, रूल्स ऑफ द रोड की पूरी जानकारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेट अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। ये सब इसीलिए सब कार्यक्रम किए जाते हैं कि जिससे मोरली उनको बताया जा सके। तीसरी बात, ये अल्कोहल ले करके हम गाड़ी ना चलाएं। इसमें एक लोगो भी बना है, अभी मैंने देखा, ये रोड एक्सीडेंट में सबसे बड़ी भूमिका इसका अल्कोहल का है। चौथी बात यह है कि जैसे बच्चे कॉलेज आते हैं, मैं देखता हूँ कि बच्चे छोटे छोटे हैं, वो मोपेड लिए टहल रहे हैं। तो जितने भी इलीगल है, जैसे कहने की तो अगर डीएल नहीं है तो गाड़ी कोशिश करें ना चलाएं। हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे बाइक पर 2 को बैठना है, पता चला 4 बैठे हुए हैं, ज़रा सा स्लिप किए तो 2 के बजाय वो चारों जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनकी शरीर में नुकसान होता है। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं ट्रैफिक इंस्पेक्टर वगैरह मिल गए तो चालान भी होता है। तो चालान तो एक सेकेंडरी पार्ट है, इसका इशू नहीं है कि हमारा चालान हो जाएगा इसलिए हम 2 बैठे, बल्कि यह ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपने आप को कंट्रोल करना है। कभी आप देखें जब जाम लगता है, उस कल्पना को कभी सोचिए कि गाड़ी ऐसे खड़ी होती है जैसे लगता है कि सब्जी मंडी में कोई सब्जी खरीदने की व्यवस्था हो रही, आड़ी तिरछी सारियाँ गाड़ी लग जाती हैं। मैंने 2-3 देशों का मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। इंग्लैंड की बात मैं कर रहा हूँ। इंग्लैंड में 10 फुट्स के आगे पीछे गाड़ियाँ खड़ी होती, बिल्कुल रो में खड़ी होती, और वहाँ कोई आड़ी तिरछी गाड़ी नहीं खड़ी करता। सब गाड़ी रुकी, अपने टैबलेट धीरे से निकाल करके उतनी देर में कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, मेल ओल जो करना है कुछ काम निपटा लेते हैं। मैंने देखा गाड़ी रोका, अपने काम मोबाइल से कुछ चालू कर दिया, जैसे लाल बत्ती हटी फट से चल दी। लेकिन 10 फीट एवरेज वो दूरी बना कर रखते हैं, ऐसे अमेरिका में भी मैंने देखा। ये चीज़ें हमें क्या कहते हैं, विदेशों से सीखने की ज़रूरत है। लेकिन सीख क्या रहे हैं, अभी हम लोग चैम्बर में बैठे हुए सर के चर्चा कर रहे थे, सीख कुछ और रहे हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत नहीं, तो उसको ना सीखें, बल्कि जो मुझे सीखना वो चीज़ों से सीखें। कई बार ये भी मैं देखता हूँ कि जैसे गाड़ी चला रहे हैं, पता चले कि वो जो है उसी में खाना पीना भी चालू हो गया। मैं जितना प्रैक्टिकल जीवन में देख रहा हूँ उसी बातों पर, मैं कानून तो सब लोग पढ़ ही रहे हैं, और MBA पढ़ेंगे, उसके रूल्स भी पढ़ेंगे, चालान पर कितना पैसा होगा, ये सब बताने का इशू नहीं है। इसका आज का पर्पज ये है कि हमें प्रिवेंशन कैसे किया जाए, ये एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट कम कैसे हो। उसी में बच्चे खा रहे हैं और बच्चे पीछे वाली सीट से आगे, आगे वाली सीट से पीछे उछल रहे हैं। उसमें क्या होता है, जो ड्राइव करता है उसका कंसंट्रेशन लूज करता है। यह चीज़ें जब माँ अपने बच्चे के साथ बैठे तो उसकी ये प्राइमरी ड्यूटी है कि वो बच्चों को जो है अंदर खेलने से मना करें और कोशिश करें खाने पीने का काम जब रोक करके कहीं ज़रूरत है तो करें। इन सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें जो हैं, इनको हम ध्यान रखें तो कोशिश ये करेंगे कि हम आगे बढ़ सकते हैं। इस संबंध में हमारे यहाँ से जो भी लीगल प्रचार प्रसार हो रहा वो तो हो ही रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद दूंगा परिवहन विभाग को कि जो हर साल इस कार्यक्रम को करता है और लाखों लोगों के जीवन को बचाने का प्रयास करता है। बाकी बातें अभी ARTO साहब आए हैं, परिवहन विभाग के तमाम ऑफिसर्स आए, ADM साहब वगैरह, बहुत सी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, ये छोटी छोटी बातों पर हमें अगर कंट्रोल करें तो हम बेहतर अपना समाज बना सकते हैं, बेहतर परिवार बना सकते हैं, बेहतर देश बना सकते हैं। क्योंकि अगर रोड एक्सीडेंट पर थोड़ा सा अगर हमारा कंट्रोल हो जाए तो मुझे लगता है जितना देश में अच्छी रोडें बन रही हैं उतना अच्छा मेरा जीवन भी हो सकता है। और आप लोगों को इस समारोह के लिए ढेर सारी बधाई। जीवन में कुछ ऐसा प्रण लें कि हम रूल्स ऑफ द रोड जो मेरे बनाए गए हैं, जैसे हमें बाएं चलना चाहिए। अब होता क्या है, जब से 4 लेन आ गई है तो दाएं बाएं दोनों चलते हैं। अगर ऐसा चलते हैं तो कोशिश ये करें कि हम इंडिकेटर पर पूरा नियंत्रण रखें। इंडिकेटर बिना दिए या हॉर्न बिना दिए कभी कोई निकल आता है या कभी कोई मोड़ लेता है।
होता क्या, गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा होती है, जब हाईवे का एक्सीडेंट होता है तो सामान्यतः ज़्यादा डैमेजेज होता है, उसमें ज़्यादा मौतें पाई गई हैं। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखें और जीवन में सुखी रहने के लिए अपने अंदर इस जिजीविषा को पैदा करें कि हम जब भी गाड़ी चलाएं तो कोशिश ये करें कि जो भी रूल्स ऑफ द रोड है उसको फॉलो करें, केवल इस वजह से नहीं कि कानून है, बल्कि इस वजह से कि मुझे अपने को सुरक्षित रखना है, साथ ही साथ अपने इस देश के नागरिक, बच्चों, सबको सुरक्षित रखना। इन्हीं बातों के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो बताया। मैं अपेक्षा करती हूँ कि हमारे छात्र छात्राएं व जितने भी सभा में उपस्थित सदस्यगण हैं, सभी आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे जब भी कोई परिवहन लेके जाएंगे तो इन सब बातों को याद रखेंगे। हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री राजेश चंद्रा सर। जितना सर का अनुभव है उतना तो हमारी उम्र भी नहीं है। मैं सर से अनुरोध करूंगी कि सर अपने अनुभव हम सभी के साथ साझा करें व आप सभी को अवगत कराएं। आदरणीय मुख्य अतिथि एडीएम श्री साहब, हमारे वाइस चांसलर श्री थपलियाल जी, आरटीओ साहब, एआरटीओ साहब, प्रो वाइस चांसलर साहब, वैभव जी और डाइस के इधर बैठे सभी सम्मानित लोग और बच्चों, मैं आपको यातायात संबंधी बातें तो अभी डिपार्टमेंट के लोग बताएंगे। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और इससे न सिर्फ हम लोग खुद लाभान्वित होंगे बल्कि आप इसका बहुत ज़ोर शोर से प्रचार करें ताकि ये जनता तक ये संदेश जाए। और वो है कि अब हमारे मोटर वाहन अधिनियम में एक ये प्रोविज़न पहले भी था लेकिन अभी हुआ है, इसको अमेंड किया गया है। उसमें यह है कि आप देखते हैं कि सड़क दुर्घटना में बहुत सी ऐसी मौत या हो जाती हैं, गंभीर चोटें आ जाती हैं जिसमें कि वाहन का पता नहीं लगता, टक्कर मारी भाग के पता ही नहीं। ऐसे में आप ये सोचिए जिस आदमी के परिवार में इसकी मृत्यु हो गई है दुर्घटना में, वो क्या करे। तो अब जो है क्या हमारे मोटर वाहन अधिनियम में ये संशोधन करके ये बनाया गया है नियम कि मृत्यु के केस में 2 लाख रुपया और ग्रीवियस इंजरी के केसेस में 50,000 रुपया सरकार देगी। उसके लिए सिर्फ ये करना, आप 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण इसके लिए कि एक तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि भाई ऐसा कोई प्रावधान है, और दूसरी बात यह है कि इस घटना की रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट और पोस्टमार्टम ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। और ये चाहिए 2 चीज़ों के बाद आप जो भी उसके परिवार के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वारिसान हैं, वो एसडीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसके साथ 2 फॉर्म भरे जाते हैं जो उस एप्लीकेशन के साथ लगाए जाते हैं। आपकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, एफआईआर है, उसकी कॉपी लगती है। और इसके बाद वो एसडीएम साहब, जिनको कि सेटलमेंट क्लेम सेटलमेंट ऑफिसर कहते हैं, वो इंक्वायरी करके और कमिश्नर डीएम साहब के रिपोर्ट भेजेंगे। डीएम साहब 15 दिन में उसका निपटारा करके और इंश्योरेंस कंपनी को ये आदेश देंगे कि आप ये धनराशि इनको अदा कीजिए। तो आप इसको बहुत अच्छे से जान लें, सबको बताएं, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। और आप ये देखिए कि मृत्यु हो गई या हज़ारों रुपया खर्च हो गया और पैसा मिला नहीं है कि क्योंकि पता ही नहीं। इसलिए आप सबको ये जागरूकता फैलानी है। इसके अलावा जहाँ पर कि वाहन के बारे में पता है आपको कि इस वाहन से हमारे चोट आई है या इस वाहन से मृत्यु हुई है, वहाँ पर आप वाहन चलाने वाले की गलती साबित किए बिना मृत्यु के केसेस में 5 लाख रुपए तक का मुआवजा पा सकते हैं। वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल जो हर ज़िले में बना हुआ है, जिसमें जिला जज रैंक के लोग बैठते हैं, वहाँ आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इसी तरह इंजरी केसेस में, ग्रीवियस इंजरी में 2 लाख रुपए तक का प्रावधान है, वो आपको मिलेगा मुआवजा। और तीसरी जो बात है वो ये है कि जहाँ आपको व्हीकल का नंबर पता है और आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा मुआवजा लेना चाहते हैं, तो फिर आपको उसमें वाहन वाले की गलती साबित करनी पड़ेगी और उसमें फिर आपकी जैसी आमदनी है उसके हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा, जो कभी कभी करोड़ों रुपए में भी होता है। क्योंकि मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कि 1 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया साल कमा रहा है, कोई आईटी सेक्टर में है,
और उसकी 20-22 साल 25 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है मोटर दुर्घटना में, तो उसका मुआवजा आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना होगा। इसलिए इन चीज़ों को बहुत ध्यान से सुना और बताइए, खुद भी जानकारी में रखिए, लोगों को बताइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और हाँ, चलने से पहले मैं आपको एक बताता हूँ, एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, अक्सर सुनाता हूँ मैं, कि यूँ देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया। शजर कहते हैं पेड़, आंधी में गिर जाता, क्या एक पेड़ गिर गया। लेकिन अब देखिए, आप इस दृष्टि से देखिए, एक आदमी की मृत्यु हो गई। कहते हैं यूँ देखिए तो आंधी में बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट होते हैं, जिसको चला गया, जिसकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए ध्यान रखें, यातायात का पालन करें। धन्यवाद। अपने अनुभव व अपना ज्ञान सभी के साथ साझा करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है हिट एंड रन केसेस के रिगार्डिंग, कि जहाँ वाहनों का पता नहीं होता तो किस तरीके से आप अपना क्लेम कर सकते हैं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर मेजर जनरल जी.के. थपलियाल सर। मैं सर से अनुरोध करूंगी कि सर आएँ और सभी को अपने वर्ड से अभिभूत करें। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी। जय हिंद। आज की इस सभा के मुख्य अतिथि श्री ब्रिजेश सिंह जी, एडीएम सिटी मेरठ, आरटीओ साहब, ARTO, हमारी लॉ फैकल्टी के डायरेक्टर जस्टिस राजेश चंद्रा जी, प्रो वाइस चांसलर एंड डी फैकल्टी के डीन डॉक्टर वैभव, मैं जितने भी फैकल्टी मेंबर्स, जितने भी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और हमारे जितने भी शिक्षकगण यहाँ बैठे हैं और साथ में जितने भी विद्यार्थी विभिन्न कॉलेजेस के यहाँ बैठे हैं और साथ में हमारे पुलिस विभाग के कर्मी, स्पेशली हमारे सामने इंस्पेक्टर साहब जो बैठे हैं और NGO के कार्यकर्ता और जितने भी लोग पहली पंक्ति में बैठे हैं और हमारे यातायात विभाग से जुड़े जितने भी पुलिसकर्मी हैं, मैं उन सब का स्वागत, आप सबके लिए प्रणाम। आज ये जो पखवाड़ा जो हम पिछले 7-15 दिन से मना रहे थे, उसका अंतिम दिन है और इस अंतिम दिन हमने बुलाए हैं बहुत अच्छे वक्ता जो विभिन्न क्षेत्र से हैं और वो सब आप लोगों को एक ही चीज़ बता रहे हैं, जैसे हरिराम जी ने कह के गए हैं, बता के गए हैं कि हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा डेथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से होती है और यदि आप अंदाज़ा लगाएं तो हर घंटे में करीब 18 से 20 डेथ मृत्यु जो है हमारी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से होती हैं पर डे, पर घंटे। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी सारी डेथ शायद किसी और बीमारियों से नहीं होती हैं, इवन कोविड में भी शायद इस तरह की नहीं रहा होगा और ना हमारे हार्ट अटैक से या लाइफस्टाइल डिजीज़ से रिलेटेड भी इतनी डेथ नहीं होती हैं जितनी सारी डेथ हमारी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से होती हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल है, उनको हम रोक सकते हैं। तो उस रोकने के लिए सबसे पहले है कि हमें समाज में अवेयरनेस पैदा करनी है और समाज को एजुकेट करना है कि क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मृत्यु होती है। मृत्यु के अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं कि व्यक्ति अपाहिज हो जाता है ज़िंदगी भर के लिए, स्पाइनल इंजरी हो जाती है या कुछ ऐसी इंजरी हो जाती है कि वो कोई भी काम नहीं कर सकते और वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं ज़िंदगी भर के लिए। वो एक बहुत बड़ी समस्या है देश में। मैं बाकी सब चीज़ें तो एक्सपर्ट कहेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा
जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से ज़रूरी है कि बिकॉज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, एक सिंपल नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जिसमें मल्टी फैक्टर काम करते हैं। और वो मल्टी फैक्टर क्या क्या है, मैं कुछ चीज़ें आपको हेडिंग वाइज बताऊंगा। एक सबसे बड़ा फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरण से रिलेटेड फैक्टर। वातावरण से रिलेटेड फैक्टर के बाद दूसरा फैक्टर आता है मैकेनिकल फैक्टर, जो कि आप गाड़ी चला रहे हैं, जो भी वाहन आप चला रहे हैं उससे रिलेटेड है। और तीसरा फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ह्यूमन फैक्टर, मतलब आप जो गाड़ी वाहन चला रहा है उसका फैक्टर। और चौथा फैक्टर है रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनका इम्प्लीमेंटेशन। वो किस तरह से रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं हमारे यहाँ, और उनका इम्प्लीमेंटेशन मतलब उनको हम कैसे क्रियान्वयन कर रहे हैं और कितने लोग किस तरह से उसको फॉलो कर रहे हैं। और फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसके लिए हमारे पास में क्या क्या प्रावधान है यदि नहीं कर रहे हैं तो। इन सब फैक्टर्स को, पहला फैक्टर जैसे मैंने कहा हमारा फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या हो जाता है कि आप सड़क, सबसे पहली चीज़ आती किस तरह की सड़क में आप वाहन चला रहे हैं। दूसरा है माहौल, एनवायरनमेंट, सीज़न, क्लाइमेट, कौन सी जगह आप फॉग में गाड़ी चला रहे हैं या बहुत तूफान में गाड़ी चला रहे हैं या बहुत धूप में गाड़ी चला रहे हैं, आप पहाड़ में गाड़ी चला रहे हैं, आप मैदान में गाड़ी चला रहे हैं, आप हाईवे पे चला रहे हैं, आप एक्सप्रेस पे। इन सारे सब फैक्टर्स को बड़ा इम्पैक्ट होता है एक्सीडेंट पे। अब इन फैक्टर्स को डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे आपको क्योंकि समय की पाबंदी है, बट आप सब समझिए कि यदि रोड आप फॉग में गाड़ी चला रहे हैं और फॉग में गाड़ी चलाने के लिए किन नियमों को, किन सावधानियों को आपने रखना है, यदि आप वो नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप एक्सीडेंट करेंगे। आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं फॉग में, या बहुत तूफान और आंधी है और आप चला रहे हैं गाड़ी को अंधाधुंध स्पीड में चला रहे हैं, तो आप चांसेस हैं कि एक्सीडेंट ज़रूर होंगे। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कहूँगा, वो आप समझिए। दूसरा फैक्टर है मैकेनिकल फैक्टर, कि आप कौन सा वाहन चला रहे हैं, वो एर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड है या नहीं है, उसमें कंफर्ट फैक्टर क्या है, उसमें सेफ्टी फीचर क्या हैं, उसमें कितने एयर बैग्स लगे हैं, किस तरह के बैग्स लगे हैं, आपका स्टीयरिंग किस तरह के, ये सारे फैक्टर्स गाड़ियों के, वो जो गाड़ियों का निर्माण कर रहे हैं उनके लिए लागू होते हैं कि वो सेफ्टी के डिज़ाइन से किस तरह की अपनी गाड़ी बना रहे हैं और किस तरह की गाड़ी मार्केट में ला रहे हैं। आपने टायर कब चेंज किए, टायर में हवा कब भरी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप जब गाड़ी चलाएं तो गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी की हेल्थ को ज़रूर देख लें। आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं तो गाड़ी, चाहे आपकी मोटरबाइक हो या आपकी चार पहिए की गाड़ी हो, कार हो, ट्रक हो या कोई भी वाहन हो, उसकी जाने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर ले गाड़ी को कि मेरी गाड़ी कुछ इस हालत में है कि वो लंबे ड्राइव में जा सके, टायरों की कंडीशंस ठीक है, टायर में हवा ठीक है या जो भी है वो आप चेक कर लें। इसके बाद थर्ड जो फैक्टर है वो ह्यूमन फैक्टर, वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब ह्यूमन फैक्टर में एक होती है ह्यूमन साइकी, ह्यूमन नेचर, आप किस नेचर के व्यक्ति हैं, या जो आपका ड्राइवर है वो किस नेचर का है। नेचर का मतलब वो कितना इम्पल्सिव है, अपना को कितना जल्दी इम्पल्सिव हो जाता है। सपोज करो कि वो गाड़ी चला रहा है और कोई ज़बरदस्ती उससे ओवरटेक कर लेता है, तो ओवरटेक को लेने के बाद उसको शांत रहता है या गुस्सा आ जाता है। तो ये एक इम्पल्सिव बिहेवियर उसके दिमाग में वो किस तरह का है। आप जब ड्राइवर को चुने तो ये ज़रूर देख लें कि आपका ड्राइवर किस नेचर का है, या आप जब खुद गाड़ी चला रहे हो तो अपनी नेचर को समझ लें कि मेरी नेचर इस तरह से, उन चीज़ों को अवॉइड करें। ह्यूमन साइकी की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज़, ह्यूमन में एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ। आप कहीं उस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पार्ट तो नहीं है, या आप किसी नशा या किसी ड्रग्स के कंजप्शन में तो नहीं है, आपने कुछ ऐसा तो नहीं लिया, या आपकी नींद अच्छी तरह से पूरी हुई है कि नहीं रात को,
आप अच्छी नींद सोए हैं कि नहीं सोए हैं, आप रिलैक्स्ड हैं कि नहीं हैं, या आप पत्नी से या गर्लफ्रेंड से झगड़ा करके निकले हैं ड्राइव में, लॉन्ग ड्राइव के लिए, या आप निकल गए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपके साथ गाड़ी में कौन बैठा है, आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है, वाइफ बैठी है, या कोई और बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी आपकी। वाइफ बैठी हैं और वाइफ ने कुछ ऐसी बात कर ली, गुस्सा आ गया और आपने हाई स्पीड में कर लाओ, मैं टक्कर लगा दूंगा आज गाड़ी को, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये जो ह्यूमन साइकी है, एक ड्राइविंग करते वक्त आपको कितना कूल, रिलैक्स एंड इम्पल्सिव नहीं होना है, वो बहुत ज़रूरी है। स्टडी में देखा गया है कि 19 साल से लेकर के 22 साल तक जो बच्चे, जो लड़के गाड़ी चला, और लड़के, इसमें लड़कियां नहीं हैं, स्टडी में लड़के ज़्यादा देखे गए हैं, बॉयज़, उन लड़कों में देखा गया कि जितनी भी रैश ड्राइविंग होती है और जितनी भी एक्सीडेंट होते हैं, उनमें ये एज ग्रुप के बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये जो एज ग्रुप है उसको, ये जो आज हमारे सामने बैठे हैं, इस एज ग्रुप के आप बहुत वल्नरेबल हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए, चाहे आप मोटर बाइक चलाते हैं, चाहे आप 4 व्हीलर चलाते हैं। तो अपनी जो, जब भी आप किसी वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोकस रहें, डिस्ट्रैक्ट न रहें अपने आप को। जिस तरह से गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी का ध्यान रखें, क्योंकि एक सेकंड की भी जितनी भी, कहीं मैं देख रहा था जब गाड़ियाँ चलती हैं और रोड, बॉर्डर रोड्स करता है, समथिंग हटी और दुर्घटना घटी, समथिंग। तो जहाँ भी आप गाड़ी चला रहे हो तो थोड़ी सी भी आपकी चेतना हटी। और मैं एक बार आपको छोटा वाकया बताता हूँ। मैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ रूट पे जा रहा था और सुबह सुबह 3 बजे मैंने ऋषिकेश से एक टैक्सी हायर करी, और ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे जाकर के पहाड़ में जब गाड़ी ड्राइवर चला रहा था तो गाड़ी बहुत ज़्यादा वेबल करके और किनारे बाईं तरफ पहाड़ की तरफ उसने रोक ली गाड़ी। तो मैंने रोक के पूछा, हुआ क्या है, क्या क्या क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो बोलता, साहब झपकी लग गई थी थोड़ी सी। तो मैंने कहा, झपकी क्यों लगी? बोला, साहब मैं तो अभी सुबह 2 बजे चंडीगढ़ से आया और मालिक ने बोला कि तुम चलो अभी दूसरे पैसेंजर को ले जाओ। तो मैं आ गया, तो मैं तो नींद ही नहीं हुई। वैसे तो मैंने कहा ये तो अक्सर करते होंगे तुम, पर इसको कैसे बचते कैसे उससे? बोला, नहीं सर, एक्चुअली हुआ क्या, मैं ना आज अपना वो मसाला लाना भूल गया। मसाला मीन्स वो गुटखा जो जेब में रखता था, और वो लाना भूल गया। वो मैं मुँह में रख लेता हूँ तो फिर नींद नहीं आती है मुझे। अब आप बताइए, जो रात भर नहीं सोया और मुंह में जिसने गुटखा रखा हो वो भी एक इंटॉक्सिकेंट्स है, और यदि कहीं पे भी कुछ इस तरह की दुर्घटना या कुछ ऐसी चीज़ होता थी, सामने वाला उससे भिड़ने लगता, तो आप बताइए कि लड़ाई होगी कि नहीं, झगड़ा होगा कि नहीं? तो ऐसे केस में भी लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, और लड़ाई झगड़ा होने के बाद उसका डिस्टर्बेंस, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो जहाँ भी जाएगा आगे चला के कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। उसी वक्त मैंने गाड़ी रोकी, नेक्स्ट गाड़ी को इंतज़ार किया। मैंने कहा, तू अपने पैसे ले, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं भले ही बस से चला जाऊँ या किसी और ट्रांसपोर्ट से चला जाऊँगा, बिकॉज मुझे पता था कि ऐसे साइकी, इस तरह के साइकी आदमी के साथ में ट्रैवल करना सेफ नहीं है। तो ये फैक्टर है, ह्यूमन फैक्टर। तो इन सब चीज़ों को चौथा पार्ट जो मैं देख रहा था, एक है हमारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप यहाँ पे आरटीओ साहब भी बैठे हैं, आरटीओ साहब भी बैठे हैं। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से हमारे ड्राइविंग लाइसेंस मिलते थे, प्रॉपर मेडिकल जांच न होती। अब मैं, आई एम नॉट एक्यूजिंग, बट ऐसा होता हुआ है कि कई लोगों को एक ड्राइविंग लाइसेंस के बाद 2 ड्राइविंग लाइसेंस पाए गए। तो जो हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास बहुत हैं, हमारे पास सड़क के लिए बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हेलमेट पहनना चाहिए, बट आपने देखा होगा हेलमेट पीछे वाला वो हाथ में लेके रखता है, और वो भी किस तरह का हेलमेट जो फैक्ट्री वगैरह में वो लगाते हैं वो रखता है, और देखते हैं आगे कोई
सड़क परिवहन से रिलेटेड कोई पुलिस वाले खड़े हैं तो वो झट से वो लगा देता, पट्टी लगाते करके अपना चला देता। बस सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये है कि डर है कि यदि मैंने वहाँ ऐसे गया तो फिर वो मेरा चालान काट देंगे और फिर मुझे इसलिए रोकना पड़ेगा। उसको ये नहीं है कि ये जो भी नियम है, कानून है, ये मेरी सुरक्षा के लिए बना है, मुझे जीवित रहना है, इसके लिए ये कानून बना है। इसके लिए जो पुलिसकर्मी है वो केवल इंश्योर कर रहा है कि आप उस चीज़ को फॉलो करें, आप इस चीज़ को समझें कि ये आपके लिए है, आपके खातिर है। लेकिन जब वो पुलिस वाले देखते हैं वो कहते हैं ये तो सरकार का आदमी है, इंश्योर कर रहा है, ड्यूटी हम पे ऑर्डर कर रहा है कि हमें ऐसे करना है। तो ये एक माइंडसेट जो हमारी यूथ के अंदर है कि ये मेरा शरीर, ये मेरा जीवन, ये मेरा देश, ये नहीं है जब तक। और जब तक ये है कि ये देश सरकार चलाती है, सरकार के नुमाइंदे चलाते हैं, सरकार के नुमाइंदे हम पे कंट्रोल करते हैं, हम उस कंट्रोल को तोड़ेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो जब तक ये विचारधारा हमारी यूथ में है, और ये यूथ की विचारधारा आज की नहीं है, मैं मानता हूँ ये विचारधारा है हमारी स्लेव मेंटालिटी। क्योंकि हम इतने साल स्लेव रहे हैं, क्योंकि हमें कभी नहीं माना ये देश हमारा है। हमने ये माना कि हम गुलाम हैं और इनके गुलाम हैं, इनके लिए इनकी बात को हम नहीं मानेंगे। और वो मेंटालिटी शायद अभी तक भी है। उस मेंटालिटी को जो एक उस मतलब स्लेव मेंटालिटी को निकालने के लिए आपने देखा होगा, सुना भी होगा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पंच प्राण में सबसे पहले यही कहते हैं कि जो हमारे अंदर एक स्लेव मेंटालिटी है, एक किसी के अधीन रहने की मेंटालिटी है, उसको सबसे पहले ख़त्म करना होगा। तो हम जब ये ख़त्म कर लेंगे कि ये स्लेव मेंटालिटी ख़त्म हो, ये देश हमारा है, ये जीवन मेरा है, मेरी जिम्मेदारी है मैं अपने जीवन को कैसे बचाऊं, अपने बच्चों का, अपने परिवार का कैसे ध्यान रखूं, इस देश की ऐसी कोई संपत्ति का नुकसान न करूं, इस देश पे कोई बोझ न बनूं। तो मुझे लगता है कि हम हर नियम और हर कानून का पालन करेंगे, और जब हम हर नियम और हर कानून का पालन करेंगे तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो इसी दिन मैं आज आपसे गुजारिश करता हूँ सबसे, स्पेशली जो यंग यूथ यहाँ बैठा है, आप समझें जो जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, सुनें, इसको अच्छी तरीके सुनें, और केवल अपने तक ही सीमित ना रखें, इसको आगे बढ़ाएं। अपने घर में, अपने परिवार वालों को, अपने शहर में, अपने गांव वालों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर बताएं कि इस पखवाड़े के दौरान आखिरी दिन हमसे क्या क्या बताएं। और ये चीज़ें बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आखिरी में आपसे एक शपथ ग्रहण भी कराई जाएगी। वो शपथ ग्रहण खाली शपथ ग्रहण के नाम पे नहीं होगी, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ वंस अगेन आई थैंक यू द organizing team, particularly faculty of law. They have taken lots of labor and interest, and I thank our Justice Rajesh Chandra ji for really leading, and Dean for leading this team. Thank you very much. Jai Hind. ऑनरेबल बीसी सर ने बहुत ही जो बिल्कुल ट्रूथ फैक्ट है, जिन पे हम कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर, वो बताए कि वो हमें याद रखने चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे परिवहन विभाग से श्री हिमेश तिवारी जी, आरटीओ मेरठ। परम श्रद्धेय न्यायमूर्ति श्री राजेश चंद्रा सर एवं परम आदरणीय मंच पर विराजित विभूतियाँ, सम्मानित फैकल्टी, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे मिशिका सोसाइटी के लोग, पदाधिकारीगण, ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर साहब, हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इस देश के वो कर्णधार जिनके कंधे पे आगे इस देश का भविष्य टिका होगा, वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बड़ा नीरस विषय होता है
जिसको आप धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। 2-3 चीज़ों से शुरुआत करूंगा, बहुत लंबा समय नहीं लूँगा। सर ने बहुत अच्छी बात की है। आप सोच सकते हैं कि जो रोड सेफ्टी है वो इतना बड़ा विषय धीमे धीमे बंद क्यों करके गया। लगभग 3% जीडीपी का है जो रोड एक्सीडेंट की वजह से लॉस हो जाता है। थोड़ा लॉ फैकल्टी के लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन के हैं सारे बच्चे, तो जो उसको इमेजिन कर पाएंगे। एक एक्सीडेंट का इकोसिस्टम सोचिए। एक ट्रक मान लीजिए कपास लेके, कॉटन लेके ट्रेवल कर रहा था और उसका एक एक्सीडेंट हो गया। अब उस एक्सीडेंट के बाद उसका प्रोडक्ट लेट पहुंचेगा, कब वो कपड़ा बुना जाएगा, कब उसकी शर्ट बनेगी, उसके जितनी एंसिलरी यूनिट्स थी उससे ताल्लुक रखती हुई सब डेफर होंगी। जो लोग घायल हुए होंगे उस पर कोई मेडिकल इमरजेंसीज, उस पे कुछ मेडिकल के बिल्स आएंगे, दवाइयाँ आएंगी। एक बेड ऑक्यूपाई करेगा, किसी और को मिलता। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हमारे वीसी साहब ने कहा था ये कि एक रोड सेफ्टी टिपिकली 5 पे चल रहा है, 5 पे चल रहा है। एक तो एनवायरनमेंट सर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि कैसे वेदर कंडीशंस एक्सीडेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेंगी। तो हम रोड सेफ्टी के विषय में जो हम बात करते हैं वो पहली बात इस बात से करते हैं कि हम लोगों को एजुकेट करें। किस चीज़ के लिए एजुकेट करें? लेकिन सारे लोग, मैं नहीं मानता कि इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति मोटे तौर पे रूल्स ऑफ रोड या सड़क पे चलने के नियम कायदे नहीं जानता या प्रैक्टिसेस नहीं जानता। लेकिन कितने लोग उसे अमल में लाते हैं। ये पखवाड़ा मना क्यों रहे? इसलिए थोड़ी मना रहे हैं कि हमको ये बताना है कि आपको हेलमेट लगाना है। हमको बस आपसे ये दरखास्त करनी है कि भाई आपको पता है कि हेलमेट न लगाना लॉ के लोग हैं, कानूनी जुर्म है, क्रिमिनल एक्ट है। एक तरह से मोटर व्हीकल एक्ट क्रिमिनल एक्ट है सर। ये बात अलग है कि वो कंपाउंड हो जाता है, बट है क्रिमिनल एक्ट। लेकिन क्या हमारी साइकी में किसी भी स्तर पे ये है कि हेलमेट नहीं लगाना क्राइम है? 3 लोगों का एक मोटरसाइकिल पे सवार हो जाना क्राइम है। सीट बेल्ट नहीं लगाना क्राइम है। तो ये हमारी साइकी में नहीं है। तो मेरा पहला जो कहना है, विषय है मेरा, जिस पे मैं एम्फेसाइज करूँगा कि हम लोगों को कोशिश करते हैं कि इस बात के लिए एजुकेट करें कि आपका कोई छोटी सी जो जिसको मैं कहूँगा इग्नोरेंस है, जो आपको पता नहीं है या जिसे आप स्वीकार नहीं करना चाहते, कि जो नियम कायदे हैं उनका अमल भी सार्वजनिक जीवन में करना बहुत आवश्यक है, उस पर ध्यान दें। दूसरा चीज़ जो रोड सेफ्टी के विषय में आती है वो इंजीनियरिंग आती है। कई बार किसी सड़क की रोड डिजाइन में कुछ ऐसे फ्लॉज हो सकते हैं, ऐसी खामियां हो सकती हैं कि अंततः उनकी परिणति रोड एक्सीडेंट में होने लगे। पूरे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो कि एक्सीडेंट्स के लिए कुख्यात रहे। उत्तर प्रदेश की बात करूं, पूरे हिंदुस्तान में होंगे ऐसे स्थानों को धीमे धीमे अब ब्लैक स्पॉट्स की तरह चिन्हित किया जाने लगा है। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट एक सर्टेन हमने डेफिनेशन ली कि एक रोड पैच पे अगर नंबर ऑफ डेथ्स एक सर्टेन टाइम में इतनी हो जाती है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इतने होते हैं, तो हमने उसको ब्लैक स्पॉट की तरह डिफाइन कर लिया और हम लोगों को सचेत करने लगे कि भाई एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, वनरेबल जगह, आप प्लीज़ सुरक्षित चलना। लेकिन रोड इंजीनियरिंग बहुत बड़ा कारण होता है कई बार एक्सीडेंट्स का। गांव की तरफ से एक सड़क आ रही है, हाईवे पे मिल रही है, जो टर्न है वो ब्लाइंड हो गया, किसी ने वो कॉर्नर पे घर बना लिया, हमारी रफ्तार, हमारी जो तुर्शी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ और हमने जाके हाईवे में हम लड़ गए। तो बहुत बड़ा एक ये भी कारण है जिसको सरकारी तौर पे मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि बहुत अच्छे से एड्रेस किया जा रहा है। तीसरी चीज़ आती है एनफोर्समेंट। भय बिन हो न प्रीत, बहुत अप्रिय विषय होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि उस अप्रिय विषय पे हमारे बच्चे और बच्चों के अभिभावक भी उतने ही वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का चालान न हो, उनके बच्चों को किसी प्रकार का दंड न मिले,
वो फ़ोन पे बात भी करेंगे, और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि किसी भी, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो परिवहन विभाग की पुलिस या कार्मिक हो, किसी का ऐसे बच्चे का चालान करें जो हेलमेट नहीं पहना है, 18 साल का हो गया है और सिर्फ कैजुअलिज्म की वजह से उसने हेलमेट नहीं पहना है। लेकिन ये चीज़ इनकलकेट किए जाने की आवश्यकता है कि हेलमेट पहना परिवार के स्तर पे, बीइंग पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे को इस बात के लिए प्रेरित करें, इंश्योर कराएं कि वो रूल्स ऑफ रोड मानेगा। तो एनफोर्समेंट बड़ा अप्रिय स्थिति है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारी साइकी में कहीं भी ये पैबस्त नहीं है कि हेलमेट नहीं पहनना कोई जुर्म है, जैसा कि मैंने कहा। और उसके बाद चौथी चीज़ आती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस एक्सीडेंट हो ही जाता है तो इमरजेंसी केयर कैसे हासिल होगी। वो गोल्डन आवर होगा कि हम एक एक्सीडेंट के साक्षी हैं, हम देख रहे हैं कि सड़क पे किसी को चिकित्सीय इबादत की ज़रूरत है, उसको सहायता की ज़रूरत है, क्या हम एम्बुलेंस बुला रहे हैं, क्या हमारे पास एम्बुलेंस का नंबर रेडीली अवेलेबल है, उस सड़क पे कहाँ से सहायता मिलती है, क्या इस तरह का कोई बोर्ड साइनेज वहाँ आसपास मौजूद है, हमारे पास कौन सा ऐसा तरीका है कि वहाँ सहायता उपलब्ध करा दें, बजाय इसके कि वहाँ उस एक्सीडेंट का वीडियो बना के हम फ्लोट करने लगे फेसबुक पे या किसी और जगह। तो चौथी जो इमरजेंसी केयर है, मैं आप लोगों को बताऊं, सरकार ने एक सुविधा एम्बुलेंस की दी हुई है, आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स सिस्टम है मेरठ का, वो 5 से 8 मिनट का रिस्पॉन्स सिस्टम था। तो बहुत अच्छी कोशिश है इस बात में कि हम सरकार के तौर पे भी, हम व्यक्तिगत तौर पे भी, हर एक आदमी जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होता है, अगर वो फेटल नहीं है तो वो अपने भी लोगों को इंटीमेट करता है। बट इस दिशा में भी सरकार और बहुत सारे NGOs प्रयास कर रहे हैं कि उन एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग कुछ इस तरीके से हो जाए कि वो आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से भी उनको मदद मिल जाए। वहाँ जो आसपास कोई भी एम्बुलेंस डिप्लॉय है, अगर वो चाहे प्राइवेट है, चाहे तो हॉस्पिटल की है, चाहे तो सरकार की है, वो वहाँ पे रेडीली एक्सीडेंट को अटेंड कर पाए। सो एक मोटा सिनेरियो था जिस पे मैंने बात की। बस अब इसके बाद 2 मिनट और लूँगा। सर ने जो कहा कि आपने जो साइकी की बात की, हमने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्त लोग, जितने बच्चे बैठे हैं, ये स्पेशली उनको मैं एड्रेस करके कहना चाह रहा हूँ। एक टिपिकल कैजुअलिज्म हमारे व्यवहार में पैबस्त हो गया है। हम लोग ये चर्चा सर के कमरे में भी 2 मिनट कर रहे थे, लेकिन इस कैजुअलिज्म से पार पाना है हमको। और ये सिर्फ रोड एक्सीडेंट तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ रोड सेफ्टी तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये जो कैजुअलिज्म है, ये कैजुअलिज्म हमारे व्यवहार का हिस्सा बन गया है और वो हमारे पूरे चरित्र में धीमे धीमे समाहित होता जा रहा है, जो बहुत गड़बड़ है। जैसे मैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक वायलेशन की बात करूं तो आप देखिए, एक एज बाउंड और रिबेल एटीट्यूड वाला कैजुअलिज्म है। सिपाही खड़ा है, मैं तो निकाल के लेके जाऊंगा, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं मेरे दोस्तों को बताऊँ, मैं कोई फिक्र नहीं करता। वो देखो, मैंने रेड लाइट जंप की, मैं कर लेता हूँ। वो उनको लगता है कि मैं हीरो हूँ, मैं बेंचमार्क हूँ मेरे दोस्तों का, मेरे क्लासमेट्स का, मेरे गैंग का, कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर देता हूँ। फिर दूसरी चीज़ आती है, एक फाइनेंशियल स्टेटस बाउंड भी कैजुअलिज्म है। मेरी गाड़ी तो भैया बहुत बड़ी है, मैं तो नहीं रुकूंगा। एक पावर बाउंड होता है, मैं तो फलां विधायक जी हैं, मैं तो मंत्री जी हैं, मैं तो उनका मिलने वाला हूँ, मैं कैसे। एक सेलिब्रिटी माइंड सेट होता है, मैं तो फलां पिक्चर में एक्टिंग किया था, मैं तो उस मूवी का स्टार हूँ, मैं कैसे। ये जो चीज़ें हैं, इससे जो सबसे बड़ी समस्या क्रिएट होती है, वो एक फ्रस्ट्रेशन बाउंड कैजुअलिज्म पैदा हो जाता है। मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ, 40 सेकंड की रेड लाइट है, वो बत्ती टिक 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 कर रही है, मैं 30 सेकंड इंतज़ार कर चुका हूँ, 10 सेकंड बचे हैं, मेरे पीछे से एक आया, दौड़ के निकल गया। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कि मैंने 30 सेकंड क्यों इंतज़ार किया, मैं भी निकल गया, मेरे वो 30 सेकंड का इंतज़ार भी जाया हो गया। ये जो कैजुअलिज्म है, जो जनरल लैक ऑफ डिसिप्लिन है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दोस्त लोग, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप लोगों,
मेरी उम्र लगभग 50 साल है और मेरा मानना है कि 50 साल ने 20 साल की उम्र किसी न किसी लेवल पे देखी होती है। वो कल की सी बात लगती है मुझे जब मैं आपकी तरह डायस के उस तरफ बैठा हुआ होता था। तो मेरा आप लोगों से बड़ा विनम्र करबद्ध अनुरोध है कि अपने जीवन से, अपने आम जीवन से, अपनी जीवन शैली से, पढ़ाई से, व्यवहार से, परिवार से इसको निकालिएगा, इस कैजुअलिज्म को निकालिएगा। आपकी पढ़ाई, आपका घर, परिवार सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। सर ने एक चीज़ कही थी, मैं स्पेशली उन चीज़ों को टच कर रहा हूँ। एक साइकी में एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का समस्या है, वो है साइकी ऑफ सेविंग। मुझे एक कार से जाना है जिसमें 5 लोग जा सकते हैं। मेरा भाई कार ड्राइव कर रहा है, हमने ड्राइवर भी उतार दिया, तब भी हम 6 लोग हैं। अरे चिंटू को कितनी जगह चाहिए, वो पीछे गोद में बैठ जाएगा। क्या हमने, आप बताइए, हम में से कोई भी ऐसा है जिसने 5 लोगों की कार में 6वें आदमी के तौर पे कभी पूरे जीवन में यात्रा न की हो? जिसने किसी मोटरसाइकिल पे 3 लोगों की सवारी न की हो, किसी ऑटो टेम्पो में पीछे लटक के यात्रा न की हो? इस साइकी, ये जो सेविंग की साइकी है ना, कि मेरा पेट्रोल फूक जाएगा अगर मैं यू टर्न प्रॉपर लेके आऊंगा, क्यों ना मैं यहां से जरा सा ही तो है, मैं चल देता हूं, तो कितना दूर है यार। उस बस वाले ने 8 किलोमीटर बस उल्टी दौड़ा दी सिर्फ थोड़ा सा डीजल और सो कॉल्ड टाइम बचाने के लिए, जिससे 6 जानें चली गई एक कार की। ये जो बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसका मालिक ही कहता हूं, मैं बिल्कुल भी किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, वही कहता हूं कि तुम डीजल पड़वा के लाते हो, क्या जरूरत है तुमको वो 8 किलोमीटर दूर जाके तुम यू टर्न लेके आओगे? अरे थोड़ा सा ही तो है, सुबह निकल जाया करो, कौन पूछता है? दिस टिपिकल साइकी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्त लोग, अफोर्डेबिलिटी की। हमारी साइकी में नहीं है। मैं वापस कह रहा हूं सर की बात को सेकंड करते हुए, आपके यहाँ तो मेडिकल कॉलेज भी है ना। बहुत जनता ऐसी है जिसको डॉक्टर के पास जाना, फॉर्मल डॉक्टर के, प्रैक्टिशनर के पास जाना पैसे की बदखर्ची लगती है। उसको लगता है ये फजूल खर्ची है, डॉक्टर साहब के पास जाना मुझे क्यों जरूरी है, मैं तो मेडिकल स्टोर से बता दूंगा 2 दिन बुखार आया है सब। ये जो साइकी है, ये साइकी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रोड एक्सीडेंट में, जब आती है बात ऐसे लोगों की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लटक के चलते हैं। एक तो कैजुअलिज्म, थोड़ी अफोर्डेबिलिटी, थोड़ी मेरी ये साइकी कि मैं कैसे खर्च करूं, या क्या इंपॉर्टेंट है या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्त लोगों, ओवरऑल इग्नोरेंस को छोड़ दें, हम इग्नोरेंस को छोड़ दें। जो हमें पता ही नहीं है, या जो थॉट हमारे दिमाग को क्रॉस ही नहीं करके गया, उस डायमेंशन को जो हमारे कैरेक्टर में नहीं है, थोड़ी देर को उसको छोड़ दें। लेकिन जो हमारे जहन में है, जो आपको पता है, मेरा अनुरोध है कि उसको अमल में लाइएगा। इस देश में बहुत काम की गुंजाइश है, बहुत आगे चलना है आप लोगों को। अगर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करके एक जान भी हम बचा पाए, एक एक्सीडेंट, एक ट्रॉमा हम बचा पाए, ये कार्यक्रम, ये पखवाड़ा, ये सब सफल हो जाएगा। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप लोगों के साथ मुझे इंटरेक्शन का मौका मिला। सुभारती विश्वविद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों का सानिध्य हासिल कर पाऊँ और आप लोगों से 2 बात कह पाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ये हमारे इस बार का जो ये पखवाड़ा चल रहा है उसका थीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको सड़क पे सुरक्षित होकर चलना है और अपने जीवन को भी सुरक्षित चलाना है। इसी पखवाड़े के तहत परिवहन विभाग ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि विभिन्न स्थानों पर जाकर के अनेकों कार्यक्रम किए, अनेकों लोगों को ट्रेनिंग दी, और इस ट्रेनिंग में कुछ इनके ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता की,
और सभी लोगों को जागृत किया। तो परिवहन विभाग की तरफ से उन सभी के लिए प्रशस्ति पत्र तैयार किए गए हैं और उन्हें प्रशस्ति पत्र दिए जाने हैं। इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं अमित नागर सर को बुलाना चाहूँगी, अध्यक्ष मिशिका रोड सेफ्टी क्लब, और मैं हमारे अतिथिगण से अनुरोध करूँगी कि उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। सड़क सुरक्षा के संबंध में जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उसके क्रम में जो ये समारोह आयोजित किया गया है, इस समारोह में उपस्थित प्रोटोकॉल में भी और उम्र में भी हमसे बहुत बड़े न्यायमूर्ति श्री राजेश चंद्रा जी, परम आदरणीय बीसी सर, मैं सर आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और क्षमा भी चाहता हूँ। आरटीओ साहब, एआरटीओ साहब, प्रो बीसी साहब, डीन साहब, विभिन्न एनजीओ के आए हुए प्रतिनिधिगण और हमारे जो आरटीओ ऑफिस के हमारे अधिकारीगण हैं, सम्मानित फैकल्टी और डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस अभियान का नाम दिया गया है समापन समारोह, सर मैं विद योर परमिशन ये जो समापन है इसको यहाँ पे सौंप रहा हूँ इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। मैं ये अभियान जो सड़क सुरक्षा के संबंध में बहुत ही संवेदनशील विषय है, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा, जैसा कि आरटीओ साहब ने कहा, निगलेक्टेड है। इस अभियान की जिम्मेदारी आप लोगों को दे रहा हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? प्लीज़ बोलिए, तैयार हैं हाँ या ना? चलिए सर, मैं फिर से आपकी परमिशन से इन्हीं लोगों से अपील करवाऊँगा। तो मैं आप में से जानना चाहूँगा कि प्लीज़ कि कौन है जो हमारा, जो कोई भी स्टूडेंट्स बॉयज़ में जो दो पहिया चलाता हो या जो दो पहिया चला के आया हो, हाथ खड़ा कर दे। वेरी गुड, बस इतने ही लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मैं कुछ चालान नहीं करवा रहा हूँ, आप सिर्फ हाथ उठा दो। हाँ, जितने लोग चलाते हो हाथ उठवा दो प्लीज़, ठीक है। आप खड़े हो जाओ जी, आप इधर आ जाओ। यहाँ पे दो पहिया चलाते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतें, क्या क्या आप उसके लिए ऐसा कि एक अपील के रूप में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है? मुझे बताना है, आपको बताना है। क्या 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 बताना है? कि दो पहिया चलाते समय सड़क पर क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम हो, प्लीज़। अच्छा, एक तो माइसेल्फ विशेष शर्मा फ्रॉम BAJMC। तो अगर आप टू व्हीलर पे ड्राइव कर रहे हैं तो आपको एक तो हेलमेट है जो मैंडेटरी है, आपको हमेशा कैरी करना चाहिए फॉर योर सेफ्टी, क्योंकि स्कल एक ऐसी जगह है जहाँ अगर इंजरी होती है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू हील दैट। और दूसरी बात यह है कि ऑलवेज कैरी योर PUC इंश्योरेंस लाइसेंस विद यू। इफ़ यू आर अंडर 18 तो अवॉइड करिए, आपके जैसे पेरेंट्स कहते हैं। वैसे जब मैं 18 तक नहीं पहुंचा था तभी मैं ड्राइव करता था, बट स्टिल मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जब तक आप 18 के ना हो ड्राइव ना करें। और उसके अलावा ऑलवेज़ वियर शूज़, कभी भी स्लीपर्स में राइड करने मत जाइए उस पर सब बाइक वगैरह पे। और ऑलवेज़ मूव ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, और कभी भी लेन के बीचों बीच ना चलाएं। जैसे एक लेन होता है, अगर 2 वे लेन है, लाइक लेफ्ट है राइट है, नॉट इन द मिडल, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, एक साइड रहिए और एकदम से कट नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। अरे प्लीज़ बहुत बढ़िया। आपने कुछ चीज़ें, जैसे मैं इनकी तरफ से बता देता हूँ। एक तो ट्रिपलिंग या 4 लोग गाड़ी पर ना बैठें, ठीक है, ये भी एग्री? यस सर। ठीक है। दूसरा, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। आजकल के बच्चों की ड्राइविंग देख के तो बगल से झाई ऐसे निकलते हैं। तो प्लीज़, ओवर स्पीडिंग वो सबसे बड़ा रीज़न है एक्सीडेंट का, या ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग आप लोग करते होंगे, मुझे पता है सबका, लेकिन थोड़ा सा सावधानी। सबसे बड़ा एक्सीडेंट से जान, मतलब होता नहीं है कि विदाउट एनी रीज़न 2 मिनट पहले वो एकदम हंसता खेलता था, 2 मिनट के अंदर सब कुछ हम खो देते हैं। तो मैं, ये कोई हम लोग का मजाक का विषय नहीं है, बहुत सीरियस टॉपिक है। अगर हम लोग
आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। ये थोड़े है कि प्रशासन की, सबकी जिम्मेदारी है। तो प्लीज़ आप यहाँ 1 मिनट के लिए रहेंगे। कोई एक जो 4 व्हीलर चलाता हो, चाहे फैकल्टी मेंबर्स चाहे स्टूडेंट्स, वो हाथ उठाएंगे जो सारे 4 व्हीलर्स चलाते हैं। पहले तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सबसे पहले तो ओवर स्पीडिंग मैं कभी भी किसी को भी ये कमेंट नहीं करूँगी कि वो 40 या 50 से ऊपर स्पीड चलाएं। स्पेशली जब हम ड्राइव करते हैं तो हमें सीट बेल्ट ज़रूर लगानी चाहिए। हमें कभी भी अपनी गाड़ी को ओवरलोड नहीं करना है। अगर 5 सीटर कार है तो 5 सीटर ही, और अपने जब भी हम ड्राइवर सीट पे बैठते हैं या हमारे जो साथ में सीट होती है, हम वहाँ बच्चे को ना बिठाएं। और सबसे बड़ी बात बेटा, मोबाइल ना इस्तेमाल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। बात करते वक्त किसी से और ज़्यादा हाई म्यूज़िक में भी गाड़ी नहीं चलानी है, और अननेसेसरी नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करना है। कभी कभी हम ट्रैफिक में खड़े होकर भी हॉर्न बजाते रहते हैं, तो वो सब नहीं करना है, वो अवॉइड करना है। थैंक यू। जैसे ब्लैक स्पॉट जिस पर्टिकुलर प्लेस पे रिपीटेड मतलब वे में होती है, 500 मीटर में 5 डेथ या 10 5 दुर्घटना और मिनिमम 10 डेथ जिस पर्टिकुलर प्लेस के उसके 500 मीटर के उस पर, ठीक है, वो स्थान ब्लैक स्पॉट होता है। वहाँ पर हमारे वो भी लगे रहते हैं साइनेज, तो दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, ठीक है, वो समझ जाओ कि वो ब्लैक स्पॉट है। वहाँ पर जितनी सावधानियाँ, जितना दिमाग लगा सकते हो ड्राइविंग के समय लगा दो। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत लाभकारी हैं। और सर, मैं आपको बगैर किसी फॉर्मेलिटी के कुछ चीज़ें बताऊंगा जो सर ने अभी कही है ना। ब्लैक स्पॉट एक ऐसी जगह है जहां पर अधिकतर एक्सीडेंट या डेथ होती है। ब्लैक स्पॉट का जब हमें चिन्ह दिखाई दे तो उस जगह हमें अपनी गाड़ी धीरे कर तब वहां से गाड़ी निकालनी चाहिए। ड्राइविंग में जो ब्लैक स्पॉट है, जैसे सर ने भी कहा है, और नींद आने की बात सबने कही थी। कई बार क्या होता है कि जैसे हम लगातार गाड़ी चलाते हैं, सम्मोहन, रोड का सम्मोहन है, उससे भी हमें बचना है। एक ऐप जो है अभी डेवलप हो रहा है ब्लैक स्पॉट का, वो मेरठ में ही IMT के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। वो लास्ट स्टेज में है, बहुत जल्दी सबके उस पर आएगा। आप कहीं भी हिंदुस्तान में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे विश्वकर्मा ऐप पर भी पड़ा हुआ है। और बस मेरी आपसे एक गुजारिश है कि जरा जो जल्दी वाला खेल है ना, दाएं बाएं बीच, उसको रोक लीजिए, उससे बहुत एक्सीडेंट है। और रॉन्ग साइड तो बिल्कुल मत चलिए। धन्यवाद। मेरा सिर्फ आप लोगों से जो इंटरेक्शन था उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग ज़्यादा इफ़ेक्टिव अपील कर सकते हैं, क्योंकि आपसे आप लोग 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, उनसे अपील कर रहे हैं, लेकिन यही जब चैन बनती बढ़ती चली जाएगी तो फिर उसका कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली मेम्बर्स को या रिलेटिव्स को उन्हीं को मना ले गए, तो मैं समझूंगा कि जो ये जागरूकता अभियान है हमारा वो सफल हो जाएगा। आप लोगों के माध्यम से पुनः मेरा यही अपील है कि एक बार जो हमारा ये अभियान है जो आज इस मंच से आपको सौंप रहा हूँ, इसको आप लोग सफल बनाएं। मैं इसी बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मुझे आशा है कि हमारे बच्चे इस अपील को याद रखेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। यहीं पे साथ ही मैं हमारे VC सर, डायरेक्टर सर व अन्य अतिथियों से अनुरोध करना चाहूँगी, डीन सर से, कि हमारे ADM सिटी सर को हमारी विश्वविद्यालय की तरफ से टोकन ऑफ रेस्पेक्ट दे करके सम्मानित करें। डीन फैकल्टी ऑफ लॉ प्रोफेसर डॉक्टर वैभव गोयल भारती सर से कि सर आए और सबको धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद ज्ञापन से पहले मेरा निवेदन, विशेष और अंजलि कृपया मंच पर सामने दोनों आ जाएं। कि हम सड़क पर शहर यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव
स्वयं या पीछे बैठे व्यक्ति को स्वयं या पीछे बैठे व्यक्ति को BIS मानक वाले हेलमेट BIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनेंगे व पहनाएंगे। चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद हेतु सदैव तत्पर होंगे। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। अतः मैं सदैव सुरक्षित व सावधानी से वाहन चलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। सभी से निवेदन 2 मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लें। अतिथिगण और प्यारे साथियों, मैं पहले आपका परिचय इस मंच से करा दूं। मैं देख रहा था यहाँ पर कुछ लोग मोबाइल पर बातें कर रहे थे, कुछ आपस में वार्तालाप में बिजी थे। हमारे बीच में यहाँ पर बैठे हुए हैं ये PCS ऑफिसर हैं जो आज के मुख्य अतिथि हैं। आप RTO सर हैं, आप ARTO सर हैं, आप प्रो वाइस चांसलर सर हैं, आप हाई कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस रहे हैं, आप आर्मी के मेजर जनरल हैं। क्या इन सड़क सुरक्षा मानकों के बारे में इनको अपना ज्ञानवर्धन करना है, जो सभी अपने महत्वपूर्ण ऑफिस के अंदर महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर यहाँ पर आए हैं? शायद ये चाहते हैं कि आपके घर, परिवार, पड़ोस किसी के बीच में कोई सड़क हादसे का शिकार ना हो, लेकिन आप शायद अपनी सुरक्षा नहीं चाहते। मैंने अपने घर के अंदर सड़क हादसे में अपनों को खोया है। शायद आप में से किसी ने ना खोया हो, भगवान ना करे आपको खोना पड़े, लेकिन जब किसी को खोएंगे तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। तब आपको इस तरीके के कार्यक्रम के महत्व के बारे में मालूम पड़ेगा। ADM साहब, कौन PCS ऑफिसर नहीं बनना चाहता? जितनी सादगी, कहते हैं ना फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, इतनी सादगी, इतनी सरलता। उस समय भी बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे, वो यहाँ पर बैठकर देख रहे थे। बच्चे आपस में ज़्यादा कनेक्टेड हैं और कार्यक्रम से कम कनेक्टेड हैं। उन्होंने सोचा कि बच्चा बच्चे से कनेक्ट हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि आप सड़क पर वाहन नहीं चलाते हैं तो सुरक्षित हैं? क्या अगर आप हेलमेट लगा लेते हैं और स्कूटर चला रहे हैं, पूरे सारे नियमों को फॉलो करके चला रहे हैं, तो आप सुरक्षित हैं? तो यहां पर जो हमारे ADM साहब, हमारे ऑनरेबल जस्टिस चंद्रा साहब, हमारे VC सर, जितने भी लोगों ने बात की, वो आपकी सुरक्षा की बातें की। हमारे RTO साहब ने बताया कितना GDP पीछे। अरे यहाँ पर गाजी साहब बैठे हुए थे, चले गए। मैं सोच रहा था उनसे पूछूंगा ये प्रश्न, कितना GDP जो हमारा खर्च हो जाता है वो इन दुर्घटनाओं के कारण होता है। पीछे इधर कौन बच्चा बताएगा? पीछे हमारे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता की एलिमेंट्री एजुकेशन का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GDP है, वो सड़क दुर्घटनाओं के लिए खर्च हो जाता है। 3% सर ने बताया। आप ये सोचिए, अगर 100 रुपए की कमाई है तो 3 रुपए हम सावधानी छोड़कर बर्बाद कर रहे हैं। अगर यदि मुझसे दुर्घटना होती है, मेरा वाहन बड़ा है, गलती चाहे छोटे वाहन वाले की है, कंपनसेशन मुझे देना पड़ेगा। नियम और कानून कुछ इस प्रकार के ही हैं। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य, आज की इस पूरी चर्चा का उद्देश्य आपकी सुरक्षा और आपकी बचत है। और अगर यदि आपने अपनी सुरक्षा और अपनी बचत की ओर ध्यान दिया तो शायद हमारा ये 3% GDP बच जाएगा। हमारे VC सर ने कहा कि आप यहां बैठकर सुनकर बाकी लोगों को सेंसिटाइज करेंगे, लेकिन आप अपनी बातचीत में व्यस्त थे। हमें ऐसे सेशंस नहीं मिले जिन कॉलेजों से हम पढ़कर निकले। यहाँ पर मंच पर जितने भी हमारे अतिथि लोग और हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, उस जमाने में इस तरीके के सेशंस नहीं होते थे।
आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस तरीके के सेशंस मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि सम्मानित मंच के आभार व्यक्त करने का समय है। शायद इस समय आप आपस में बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि जो मंच पर बातचीत की गई है मैं उसको संक्षेप में बात करके आभार व्यक्त करने की सोच रहा हूं। तो मेरा निवेदन, क्योंकि ये आभार आप लोगों की तरफ से है, ये कार्यक्रम आप लोगों की सुरक्षा, आप लोगों की बचत के लिए है, तो आप लोगों की तरफ से जब आभार व्यक्त कर रहा हूं मैं, तो मुझे उम्मीद है और मेरा निवेदन है कि आप आपस में बातचीत नहीं करेंगे। तो इस वैसे तो धन्यवाद ज्ञापन करना इस कार्यक्रम में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि दायित्व की बात है और सुभारती विश्वविद्यालय रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट एंड राइट्स लेटर की बात करता है, जहां पर हमारे दायित्व पहले हैं, और अगर हमने अपने दायित्व निभाए तो हमारे अधिकार हमें बखूबी मिल जाएंगे। किंतु औपचारिकता है, और उस औपचारिकता के अंदर एडीएम सिटी सर ब्रजेश जी हमारे बीच हैं, जो अपने ऑफिस के व्यस्तम समय से न केवल समय निकाल कर यहाँ पर आए, बल्कि उन्होंने जितनी सरलता से, कहते हैं ना, छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बहुत तेज बारिश आती है, पानी बहकर चला जाता है, लेकिन टिप टिप चिनमिन जो भी भाषा कहें, वो बारिश वाटर लेवल को बढ़ाती है। तो जैसे एडीएम सर ने छोटी छोटी बातें की, और छोटी छोटी बातों से आज के इस सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के समापन समारोह में हमारा ज्ञानवर्धन किया, अपना व्यस्तम समय निकालकर हमारे बीच आए, मैं छात्र छात्राओं और सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ से आपका तहे दिल से आभारी हूँ। श्री हिमेश तिवारी जी, जो आरटीओ हैं और जिन्होंने बात की कि जो हमारे इशू हैं, और जो इन्होंने डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट और जितनी भी बातें करी, और सबसे बड़ी बात मुझे भी नहीं मालूम था कि, जबकि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को एक जागरूक विधि का विद्यार्थी मानता हूँ, फिर भी मुझे नहीं मालूम था कि हमारे देश का 3% जीडीपी इन रोड एक्सीडेंट के ऊपर खर्च हो जाता है। इस कार्यक्रम को 15 दिन से मेरठ शहर के अंदर कुछ तो कागजों में काम हो जाते हैं और कुछ काम क्रियान्वित किए जाते हैं। मैं बेशक इंडिया में नहीं था, बाहर था, मुझे मालूम पड़ा, और मुझे ये मालूम पड़ा कि हमारे लॉ कॉलेज के अंदर इस कार्यक्रम का समापन समारोह हो रहा है। शनिवार को इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बनाई गई। डॉक्टर रीना बिश्नोई, डॉक्टर सारिका त्यागी और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने कहा कार्यक्रम पूरा होना चाहिए। हमारा सत्र वैसे तो बच्चों के लिए चालू हो गया, लेकिन 1 अगस्त से बच्चे आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं ना, 1 अगस्त से आएंगे, लेकिन आज आप लोग आए और आप लोगों ने जिस तरीके से इस समापन समारोह को सफल किया, उसके अंदर 15 दिन से जिस तरीके से हमारे श्री आरटीओ सर का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिस सजीवता से पूरे मेरठ के अंदर इन्होंने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया है, मेरठ शहर की तरफ से, छात्र छात्राओं की तरफ से, सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। हमारे वाइस चांसलर सर, जो हमेशा कार्यक्रम, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो और जब जागरूकता का कार्यक्रम हो तो विशेष रुचि और विशेष दिलचस्पी सर की मैंने देखी है। और आज जिस तरीके से सर ने हमारे सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंदर जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को कनेक्ट किया, ये अगर हमारे दिल तक पहुंच गया और हर व्यक्ति तक पहुंच गया, तो मुझे लगता है कि दुर्घटनाएं, हमारे आरटीओ साहब ने कहा था 1 जान भी बचा ली, मुझे लगता है 50% जान बच जाएंगी। तो सर ने जिस प्रकार हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा आप आगे भी मार्गदर्शन करते रहिएगा। और हमारे बता दूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूजीसी से, गवर्नमेंट से इतने लेटर आते हैं, उनका कंप्लाइंस कर पाना शाम को 5-6 बजे तक भी नहीं हो पाता। उसके बावजूद सर अपने व्यस्तम शेड्यूल से हमारे बीच आए, हम आपके आभारी हैं सर। हमारे ऑनरेबल जस्टिस राजेश चंद्रा सर ने, जो हमारे डायरेक्टर भी हैं, कंपनसेशन से रिलेटेड बात की। इसको यूँ कहिए कि आप अपनी जान भी बचा रहे हैं और अपनी जेब भी बचा रहे हैं। अगर यदि आप सामने वाले की सुरक्षा का ख्याल करेंगे तो खुद तो बच ही जाएंगे, सामने वाला भी बच जाएगा, तो आपको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। इंश्योरेंस की बात की विशेष बच्चे ने, वास्तव में लोग कंप्लीट इंश्योरेंस नहीं कराते, 5 साल इंश्योरेंस पूरा हो जाता है तो उसके बाद इंश्योरेंस नहीं कराते। आप अगर ये सुरक्षा चाहते हैं तो सर ने जिस तरीके से बताया, पहली चीज़, जिस किसी का कोई अपना चला गया है उसे ज्ञान होना चाहिए कि सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं ताकि वो परिवार किसी तरीके से रिहेबिलिटेट किया जा सके। दूसरा,
हमारे जेब पर वजन ना पड़े, हमें सेंसिटाइज करना है ताकि दुर्घटनाएं ना हो। सर ने वो कानूनी पहलू से हम सबको रूबरू कराया और इस कार्यक्रम की पूरी सक्रिय भूमिका सर के द्वारा बनाई गई, सर के ही दिशा निर्देशन में पूरा कार्यक्रम हुआ। हम आपके आभारी हैं सर। श्री हरिराम जी जो सेक्रेटरी लीगल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी हैं और एडीजे भी हैं, इन एब्सेंशिया वो जिस तरीके से विधिक मुद्दों पर या जागरूकता से जुड़े मुद्दों पर, मैं देख रहा हूं कि जब से सर ने चार्ज लिया है हमारे ऊपर भी वर्कलोड बढ़ गया है, क्योंकि लॉ कॉलेजेस कहीं ना कहीं डालसा से कनेक्टेड रहते हैं और हम बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारे वीसी साहब जब पूरा कंप्लाइंस करते हैं तो हम भी सोचते हैं कंप्लाइंस 100% किया जाए। तो हमारे ऊपर इतना कंप्लाइंस का वजन बढ़ गया है जिससे मालूम पड़ता है सर के ऊपर कितना काम होगा। और अपने उनके पास आज समय नहीं था, ऑनरेबल जस्टिस चंद्रा सर ने रिक्वेस्ट किया, वो आ गए, बीच में गए। इन एब्सेंशिया मैं उनका आभारी हूँ कि वो आए और उन्होंने हम सबको अपने विचारों से लाभान्वित किया और बताया रोड एक्सीडेंट क्या है। इन्हीं के साथ साथ मैं आभारी हूँ हमारे प्रो वाइस चांसलर सर का, मैं आभारी हूँ हमारे ARTO साहब का, मैं आभारी हूँ उन सभी लोगों का जिन्होंने इस सुरक्षा पखवाड़े के अंदर सक्रिय भूमिका निभाई और यहाँ पर प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए। और अब ये मेरी तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से और RTO ऑफिस की तरफ से, अगर आप लोग जैसा कि कुलपति महोदय ने कहा, हमारे VC सर ने कहा, और कहते हैं कि ज्ञान तब बढ़ता है जब हम बांटते हैं, अगर आप आज की बात को अपने तक पहुंचा पाए, और अपने तक पहुंचाने का मतलब तब पूरा होता है जब आप अपने से आगे कुछ लोगों को और जागरूक कर पाए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं और इस सड़क सुरक्षा पखवाड़े के बारे में लोगों को बताते हैं, सर ने बताया भी कि जिस तरीके से एक गाड़ी जा रही थी, उधर से एक बस आ रही थी और उस गाड़ी के अंदर 6 के 6 लोग ऑन स्पॉट ही, उन सभी की, सबने देखा होगा वो वीडियो वायरल हो रहा था। केवल 100 मीटर बचने की बात थी। हम अक्सर रॉन्ग साइड कर चलने में अपना मतलब बड़ी ही, आजकल तो वो कहते हैं ना स्टंट भी होने लगे हैं। जब नया कोई हाईवे बनता है और नया कोई एलिवेटेड कॉरिडोर बनता है तो वो कहीं ना कहीं रील बनाने के लिए काम में लाया जा रहा है। यूट्यूबर बहुत आगे आ रहे हैं, लेकिन उस रील बनाते बनाते ये नहीं मालूम पड़ता कि हमारे जीवन की रील का कब द एंड हो गया। मैं नहीं चाहता किसी के भी जीवन की रील का द एंड इस प्रकार हो। वो तभी हो पाएगा जब आप ना केवल खुद जागरूक रहें बल्कि अपने साथियों को, अपने घर में, परिवार में, अपनी क्लास में, और मैं देख रहा हूँ NSS के लोग यहाँ बैठे हैं, NCC के लोग बैठे हैं। NCC नेशनल कैडेट कोर, NSS नेशनल सर्विस, कहने का मतलब आप पूरे देश को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका दायित्व इतना छोटा नहीं है जितना आप समझते होंगे। देश का मतलब देश के हर राज्य के कम से कम एक व्यक्ति तक अपनी बात को पहुँचाएं। सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, किसी भी तरीके से आप इस सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ से आप जुड़े हैं। राष्ट्र स्तर से जुड़े हैं तो वहाँ तक पहुँचाएं। अगर ये आप सोचते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचना है तो अपनी बात को उस स्तर तक पहुँचाएं। ये मुहिम समापन समारोह की आरंभ करने के लिए है। वो आरंभ तब होगा जब व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ेगा, और जिस दिन ऐसे कार्यक्रम RTO ऑफिस को ऑर्गेनाइज ना कराने पड़े, ऐसे कार्यक्रम के लिए हमें देश के मंत्री और मुख्यमंत्री के सहयोग की जरूरत ना पड़े, बल्कि ऐसे कार्यक्रम के अंदर स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पर हमारे कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स, कुछ बच्चे, जैसे हम कहते हैं ना बाइक में स्टंट मारने वाले, उस तरीके से कुछ रोड सेफ्टी के कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हमारे सामने निकल कर आएँ और वो इस तरीके के कार्यक्रमों का आगाज़ करें, तो वास्तव में मैं समझूंगा कि ये प्रयास जो उत्तर प्रदेश सरकार से चला, हमारे मेरठ शहर तक आया और मेरठ शहर से सुभारती विश्वविद्यालय से आप तक पहुंचा, ये सफल हो जाएगा। आप सभी का विशेष धन्यवाद। सभी ज्ञात अज्ञात शक्तियां जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, जिनका इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान रहा, सभी का विशेष धन्यवाद। और आप लोग यहाँ पर कम से कम 5 मिनट तो आपने तसल्ली से मेरी बात को सुना, आपका दिल से विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सुभारती। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलद तरंग।
तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे